नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम जय कुमार तिवारी है। मैं आवास एवं शहरी नियोजन विभाग से सेवानिवृत्त सहायक अभियंता हूँ। दोस्तों, आजकल योगी आदित्यनाथ, बुलडोजर और सुप्रीम कोर्ट ये तीन शब्द काफ़ी चर्चा में हैं पिछले 2-3 दिन से, क्योंकि अभी सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर एक गाइडलाइंस जारी की है। तो इस वीडियो में जानते हैं कि पूरी गाइडलाइंस में क्या क्या बिंदु हैं, सुप्रीम कोर्ट के क्या निर्देश हैं और सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन के बारे में अनुच्छेद 142 के अंतर्गत क्या निर्देश जारी किए हैं, क्या गाइडलाइंस जारी किए हैं। ये भी जानेंगे कि जिस अनुच्छेद 142 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट ने ये गाइडलाइंस जारी की हैं वो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 142 क्या है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में जानते हैं कि अब बुलडोजर कहाँ चलेगा, कहाँ नहीं चलेगा, कैसे चलेगा, कैसे नहीं चलेगा, किस गति से चलेगा, कौन चलाएगा, कौन अधिकारी इसके लिए जिम्मेदार है और किस अधिकारी का उत्तरदायित्व है, किसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है अगर बुलडोजर चलाने में कोई गलती हो जाती है या बुलडोजर चलाने के समय नियमों का या कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं किया जाता। कुछ व्यूअर्स हैं जिन्होंने कमेंट के माध्यम से इस प्रकरण पर वीडियो बनाने के लिए अनुरोध किया था। एक हमारे व्यूअर हैं मोनिकी 667, उन्होंने लिखा है, सर नाउ आफ्टर सुप्रीम कोर्ट जजमेंट अगेन बुलडोजर एक्शन, इज इट नेसेसरी टू गेट एनी काइंड ऑफ मैप सैंक्शन एट लिस्ट ऑफ रेजिडेंस। इसी तरह हमारे और व्यूअर्स ने भी कहा है, एक व्यूअर ने कहा है कि सर ग्रीन बेल्ट पे हमारी जो बिल्डिंग बन गई है, अब ये सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइंस बुलडोजर एक्शन पर आई है, क्या वो बिल्डिंग अब नहीं गिराई जाएगी अगर वो अवैध रूप से बनी है, उसका नक्शा पास नहीं है या लैंड यूज परमिट नहीं कर रहा है, क्या अब वहां पर बुलडोजर का एक्शन नहीं हो। कंफ्यूजन दूर करने के लिए व्यूअर्स का मैं ये वीडियो बना रहा हूं और इस वीडियो में मैं आपको प्रमुख रूप से 3 बिंदु बताऊंगा। एक तो ये बताऊंगा कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्देश दिए हैं, क्या टिप्पणी की है, उसके बाद में बताऊंगा कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस क्या है। इसके साथ ही ये भी बताऊंगा कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 142 क्या है, जिसके अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट को ये शक्तियां प्राप्त हैं कि वो किसी भी मामले में किसी भी याचिका पर अपनी गाइडलाइंस जारी कर सकता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं अनुच्छेद 142 की, जिसके अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट ने ये बुलडोजर एक्शन पर अपनी गाइडलाइंस जारी की है। दोस्तों, भारतीय संविधान में ये प्राविधान है कि ऐसा कोई प्रकरण, कोई याचिका अगर सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में आती है जिस पर कोई पहले से कानून नहीं बना हुआ है, तो ऐसे प्रकरण में भारतीय संविधान की अनुच्छेद 142 सुप्रीम कोर्ट को ये शक्ति प्रदान करता है कि वो अपने विवेक पर, गुण दोष के आधार पर उस प्रकरण का निस्तारण भारतीय संविधान की धारा 142 में प्राप्त शक्तियों के अंतर्गत कर सकता है और अपनी गाइडलाइन से अपना निर्णय सुना सकता है, अपना फैसला सुना सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को अपना फैसला सुनाने के लिए या अपना गाइडलाइंस जारी करने के लिए ये ध्यान रखना पड़ेगा कि उसमें याचिकाकर्ता या दूसरे पक्ष को कोई भी नुकसान ना हो, नियमों का या उसके हितों का भी ध्यान रखा जाए, किसी तरह किसी पक्ष का कोई नुकसान ना होने पाए और उसको न्याय मिले। तो भारतीय संविधान की अनुच्छेद 142 के अंतर्गत प्राप्त उन्हीं शक्तियों का प्रयोग करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन के ऊपर अपना फैसला नहीं सुनाया, अपनी गाइडलाइंस या दिशा निर्देश जारी किए हैं। पूर्व में भी सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 142 में प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अन्य कुछ खास मामलों में, जैसे हेट स्पीच का एक मामला था या तलाक से संबंधित कुछ मामलों में पूर्व में भी अपने फैसले सुना चुका है या दिशा निर्देश या गाइडलाइंस जारी कर चुका है। दोस्तों, हम शुरुआत करते हैं कि ये मामला शुरू कब हुआ या शुरू क्यों हुआ। तो दोस्तों, इसमें सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि जितने भी बुलडोजर एक्शन से पीड़ित जो लोग थे, उनमें से एक भी व्यक्ति ने अभी तक सुप्रीम कोर्ट में कोई याचिका दायर नहीं की है, क्योंकि उनको पता था कि मेरे ध्वस्तीकरण के खिलाफ या मेरे जो निर्माण है उस पर बुलडोजर चलाने के खिलाफ सरकार ने जो भी कार्रवाई की है वो नियमों का पालन करते हुए ही की है। इसलिए वहाँ पर कोर्ट जाने का कोई औचित्य नहीं उनको प्रतीत हुआ। इसलिए अभी तक का रिकॉर्ड है कि जो भी पीड़ित था, पीड़ित में से एक भी आदमी सुप्रीम कोर्ट नहीं गया है, ना किसी ने कोई याचिका दायर की है।
हाँ, गोरखपुर का एक व्यक्ति थे जिन्होंने सरकारी जमीन पर हाईवे के किनारे अवैध रूप से निर्माण कर लिया था। उनके द्वारा एक पत्र सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को लिखा गया था पूर्व में। उस पत्र का संज्ञान सुप्रीम कोर्ट ने लिया था और इसके बाद जमीयत उलेमा हिंद द्वारा एक याचिका दायर की गई है इस बुलडोजर एक्शन पर, पीड़ित पक्षों की ओर से या पीड़ित पक्षों का ध्यान रखते हुए इस संगठन द्वारा, जिसका नाम है जमीयत उलेमा हिंद, इसके द्वारा ही सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। और इसी याचिका के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने पिछले बुधवार को एक गाइडलाइंस जारी की है। पीड़ित पक्ष के द्वारा कोई भी याचिका दायर न करने के बावजूद भी एक संगठन द्वारा याचिका दायर की गई है, उस पर अदालत ने गाइडलाइंस जारी की है। इससे आप समझ सकते हैं कि हमारे देश की अदालतों पर किन चीजों का असर पड़ता है और किन चीजों का असर नहीं पड़ता है। ये कहकर मैं इस देश की किसी अदालत पर या माननीय किसी जज पर कोई आक्षेप या टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, बल्कि मैं ये कह रहा हूं कि इस देश की अदालतों पर किन बातों का असर होता है और किन का असर नहीं होता है। बल्कि अदालतों की ये परपाटी सी बन गई है कि किसको पहले सुना जाए और किसको बाद में सुना जाए। आपको ध्यान होगा, कुछ साल पहले की बात है कि एक आतंकवादी जिसको कि सुप्रीम कोर्ट से फांसी की सजा मिली हुई थी, उसको बचाने के लिए ऐसे वकील मौजूद हैं आज भी वो, जिन्होंने आधी रात को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खुलवाया था और अदालत ने रात में उस पर निर्णय लिया था। जबकि आपने अभी तक नहीं सुना होगा कि किसी एक आम आदमी के किसी भी मामले पर, किसी भी याचिका पर, चाहे किस तरह की याचिका हो, आदमी कितना भी पीड़ित हो, आज तक सुप्रीम कोर्ट की अदालतें रात में अपना दरवाजा खोल के किसी के कहने पर भी किसी आम आदमी के लिए उन्होंने अपना दरवाजा नहीं खोला या कोई फैसला नहीं सुनाया। इसी तरह इस प्रकरण में भी एक संगठन जिसका नाम जमीयत उलेमा हिंद है, उसके याचिका पर ये गाइडलाइंस जारी की है। सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर से किसी भी आदमी का घर गिराए जाने को असंवैधानिक क्रिया करार दिया है और कहा है कि अगर कोई अपराधी है तब भी उसका घर बुलडोजर से या बुलडोजर एक्शन के माध्यम से नहीं गिराया जा सकता है, जब तक कि उस गिराए जाने वाले भवन का विधिक प्रक्रिया पूरी ना कर ली जाए। तो इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं की है। अपराधी का जो अपराध है, उस अपराध के लिए उसको न्याय व्यवस्था के अंतर्गत जो भी सजा मिलेगी वो अलग से मिलेगी। और अगर उसका भवन अवैध रूप से बना हुआ है, जिसका निर्माण का नक्शा पास नहीं है या सरकारी जमीन पर बना हुआ है, तो वो गिराया जाएगा। उसके लिए प्रक्रिया क्या होगी, इसके लिए उन्होंने गाइडलाइंस जारी की है। सुप्रीम कोर्ट के जो प्रमुख बिंदु हैं आप अपने स्क्रीन पर देखिए, मैं आपको पढ़ के भी बता दे रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है केवल FIR दर्ज हो जाने या किसी मामले में किसी व्यक्ति के संदिग्ध, आरोपी या दोषी होने के आधार पर संपत्ति को ध्वस्त नहीं किया जा सकता है। बिल्कुल ठीक कहा है। वैसे भी किसी व्यक्ति के किसी अन्य अपराध में अपराधी होने से कोई भी संपत्ति या कोई भवन नहीं गिराया जाता है। भवन अगर अवैध रूप से बना है या सरकारी संपत्ति पे बना है तभी वो ध्वस्त किया जाता है। ये प्रक्रिया पहले से लागू है, इसमें कुछ भी नया नहीं कहा है। अगर कोई व्यक्ति जघन्य अपराध का दोषी पाया भी जाता है तो भी राज्य कानून की उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना उसके घर को ध्वस्त नहीं कर सकते। बिल्कुल नहीं कर सकते, नहीं होना चाहिए और ना ऐसा हो रहा है। गंभीर अपराधों के आरोपी और दोषी के खिलाफ भी बुलडोजर की कार्रवाई बिना नियम का पालन नहीं की जा सकती है। बिल्कुल ठीक कहा है सुप्रीम कोर्ट ने, और ये कार्रवाई वैसे भी बिना नियम का पालन किए नहीं हो रही है। उसे विशेष रूप से उत्तर प्रदेश में कोई भी ऐसा भवन ध्वस्त नहीं किया गया है जिसकी विधिक प्रक्रिया पूरी ना कर ली गई हो। इसीलिए उत्तर प्रदेश से एक भी याचिका उसके निर्माण को ध्वस्त करने के विरुद्ध किसी भी कोर्ट में दायर नहीं हुई है। आगे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आश्रय का अधिकार एक मौलिक अधिकार है और इसका मनमाने ढंग से उल्लंघन नहीं किया जा सकता। बिल्कुल ठीक बात है। आश्रय का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, ह्यूमन राइट है, और इसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता। लेकिन शर्त यह कि वो भवन अगर सरकारी जमीन पर बना है या बिना मानचित्र स्वीकृत कराए भूपयोग के विपरीत या गलत तरीके से बना हुआ है, तब वो आश्रय उस परिभाषा में नहीं आता जिसकी सुरक्षा नियमों के अंतर्गत की जा सकती है। उसको ध्वस्त किया जाना एक प्रक्रिया के अंतर्गत, प्रक्रिया का पालन करने के बाद अनिवार्य है। आगे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है एक औसत नागरिक के लिए घर का निर्माण वर्षों की कड़ी मेहनत, सपनों और आकांक्षाओं का परिणाम है। बिल्कुल ठीक बात। सुप्रीम कोर्ट ने और ये कहा है कि प्रभारी अधिकारी को ये बताना होगा कि तोड़फोड़ ही एकमात्र रास्ता क्यों है। मतलब क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि विधिक प्रक्रिया पूरी करने के बाद अगर
ध्वस्त किए जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता है कानूनी प्रक्रिया के अंतर्गत या कानूनी निर्णय होने के बाद, तभी उसका भवन ध्वस्त किया जाए, अन्यथा नहीं। सिर्फ एक विकल्प बचता है कि वो भवन ध्वस्त किए जाने अनिवार्य है। तो इस प्रक्रिया का पालन पहले ही उत्तर प्रदेश या विभिन्न राज्यों की सरकारें कर रही हैं। नोटिस देकर और पूरी कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के उपरांत ही भवन को ध्वस्त किया जाता है, या म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जो सरकारी जमीन पर अतिक्रमण के विरुद्ध कार्रवाई करते हैं वो भी अपने एक्ट के प्रावधान के अंतर्गत ही पूरी करते हैं। यदि संपत्ति का केवल एक हिस्सा अनधिकृत हो तो केवल उसी हिस्से को ध्वस्त किया जाए, बिल्कुल ठीक बात है। अगर किसी बिल्डिंग का नक्शा पास है और जितना भाग उसका अवैध रूप से निर्मित है, सेटबैक में है या सरकारी सड़क पर छज्जा निकला हुआ है या FAR से अधिक बना हुआ है, तभी वो ध्वस्त किया जाता है, उतना भाग ही ध्वस्त किया जाता है, अन्यथा नहीं किया जाता। इसमें कानूनी प्रक्रिया का पूरी तरह पालन किया जाता है और इसका पूरा ध्यान रखा जाता है कि कोई भी ऐसा निर्माण ध्वस्त ना हो जाए तो ध्वस्त किए जाने योग्य नहीं है, नियमों के अंतर्गत वो वैध है। हाँ, इसमें थोड़ा सा ये ऐड कर दिया है जो हो सकता है अभी कहीं कहीं जिसका पालन ना किया जा रहा हो, वो ये है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि विध्वंस की कार्रवाई की वीडियोग्राफी की जाएगी, वीडियो को संरक्षित किया जाना चाहिए। इसका पालन सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार किया जाना अनिवार्य है और विभिन्न प्राधिकरणों को या अन्य संस्थाओं को, विभागों को जो यश ध्वस्तीकरण की कार्रवाई में लगे हुए हैं उनको वीडियोग्राफी करानी चाहिए और उसको संरक्षित भी रखना चाहिए। इसका पालन किया जाना अनिवार्य है। सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा है कि उन निर्देशों का पालन न करने पर अवमानना और अभियोजन की कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल ठीक है। अगर सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद भी इन प्रक्रियाओं का, कानूनी प्रक्रिया का, वीडियोग्राफी का और अन्य जो निर्देश सुप्रीम कोर्ट अपनी गाइडलाइंस में दिया है, मैं अभी आगे गाइडलाइंस भी पढ़ के बताऊंगा, उनका पालन नहीं किया जाता है तो फिर अवमानना और अभियोजन की कार्रवाई की जानी चाहिए सरकार या विभाग के विरुद्ध भी। सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा है कि अवैध तोड़फोड़ करने वाले अधिकारियों को अपने खर्चे पर संपत्ति को फिर से बनाना होगा। बिल्कुल ठीक है। मतलब अवैध तोड़फोड़, जो तोड़फोड़ नियमों के अंतर्गत की जाने योग्य है वो अवैध नहीं है। अगर कोई भवन सरकारी जमीन पर बना हुआ है या स्वीकृत के विपरीत बना हुआ है, भूपयोग के विपरीत बना हुआ है, FAR से अधिक बना हुआ है, सेटबैक को अतिरिक्त रूप से कवर करके बना हुआ जो समन सीमा से अतिरिक्त है, उसी को तोड़ा जाएगा। अगर ऐसे किसी भाग को तोड़ दिया जाएगा जो स्वीकृत के अनुसार है या वैध है, ऐसे किसी भाग को अगर किसी अधिकारी द्वारा तोड़ा जाता है तो उस तोड़फोड़ को, उस ध्वस्तीकरण को, उस भाग के ध्वस्तीकरण को जो वैध है अगर किसी अधिकारी द्वारा तोड़ दिया गया है तो वो अवैध तोड़फोड़ की परिभाषा में आएगा। और ऐसे अवैध तोड़फोड़ के विरुद्ध जिस अधिकारी की भी जिम्मेदारी होगी उसको अपने खर्चे पर संपत्ति को दोबारा बनाने के निर्देश भी सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं। बिल्कुल ठीक है। और ऐसा होता भी नहीं है। जो अवैध रूप से निर्मित होता है, जो अवैध तोड़फोड़ की परिभाषा में नहीं रहता, वही तोड़ा जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा है कि अगर ध्वस्तीकरण का आदेश दिया भी जाता है तो संबंधित पक्ष को समय दिया जाना चाहिए ताकि वो फैसले को चुनौती दे सके। बिल्कुल ठीक कहा है। और अभी भी ध्वस्तीकरण आदेश होने के बाद भी पक्ष को समय दिया जाता है कि अगर आपको कुछ कहना है तो आप कह सकते हैं, या वो अपनी तरफ से कोई भी पत्र देके या निवेदन करके अपना पक्ष फिर भी रख सकता है और उसकी बात को सुना जाता है। और यही निर्देश सुप्रीम कोर्ट ने भी दिए हैं कि वो अपनी पक्ष में फैसले को चुनौती दे सके, इसके लिए उसको समय दिया जाना चाहिए। इसका पालन किया जाना अनिवार्य है और सरकारें करेंगी। सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि ऐसे मनमानी एक तरफा कार्रवाई का कानून के शासन वाले देश में कोई स्थान नहीं है। बिल्कुल सही कहा है कि अगर कोई विधिक प्रक्रिया पूरी किए बिना मनमाने तरीके से कोई जो वैध निर्माण है उसको भी सुप्रीम कोर्ट के अवहेलना करते हुए किसी विभाग ने, किसी सरकार ने गिरा दिया है, ऐसी कार्रवाई के लिए किसी देश में कोई स्थान नहीं है। बिल्कुल ठीक कहा है। लेकिन अगर कोई अवैध रूप से निर्मित भवन है सरकारी भूमि पर या स्वीकृत से भिन्न अवैध रूप से निर्मित भवन है तो वो इस दायरे में नहीं आएगा। और अगर वैध भवन पर भी कोई एक तरफा कार्रवाई की जाती है या कोई अपराधी कोई अन्य अपराध करता है जिसकी वजह से उस अपराध में सजा उसको मिलेगी, तब मिलेगी, उसका संज्ञान लेते हुए अगर कोई सरकार या कोई विभाग उसके घर को तोड़ देती है वो भी एक तरफा कार्रवाई मानी जाएगी। और उसके लिए भी इसमें कहा गया है कि शासन, कानून के शासन वाले देश में उसका कोई स्थान नहीं है। ठीक बात है।
लेकिन उत्तर प्रदेश में जहाँ तक बात है, ऐसा कोई भी मामला सामने नहीं आया है जिसमें कानूनी प्रक्रिया का पालन किए बिना कोई एकतरफा कार्रवाई की गई हो। आगे कहा है, यदि राज्य कानून की उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना ऐसी संपत्तियों को ध्वस्त करता है तो यह सही नहीं होगा। बिल्कुल ठीक कहा है, अगर कानून की प्रक्रिया का पालन किए बिना कोई कार्रवाई की जाती है तो वो ठीक नहीं है। आगे कहा है कि कानूनी प्रक्रिया में अभियुक्तों के अपराध का पहले से आकलन नहीं किया जाना चाहिए कि वे अपराधी है। बिल्कुल ठीक है, अगर कोई अपराधी कोई अन्य अपराध में लिप्त है तो ये आकलन नहीं करना चाहिए कि उसका मकान गिरा दिया जाए या मकान भी उस अपराधी के अपराधी होने की वजह से, मकान अगर वैध भी है तब भी गिरा दिया जाए, ऐसा नहीं होता है। अगर होता है, कहीं किया गया है तो वो गलत है। उत्तर प्रदेश में ऐसा कोई मामला अभी तक मेरी संज्ञान में या सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में भी नहीं है, और ना ही किसी पीड़ित ने इस तरह की कोई याचिका सुप्रीम कोर्ट में या कोई प्रार्थना पत्र किसी कोर्ट में दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा है कि राज्य की शक्ति के मनमाने प्रयोग पर लगाम लगाई जानी चाहिए ताकि लोगों को यह पता हो कि उनकी संपत्ति उनसे मनमाने ढंग से नहीं छीनी जाएगी। बिल्कुल ठीक बात है, राज्य में कोई भी ऐसी शक्ति नहीं है एडमिनिस्ट्रेशन के पास जो मनमाने तरीके से किसी की संपत्ति पर सरकार कब्जा कर ले या उसका वैध भवन भी तोड़ दे। अभी तक ऐसा हुआ भी नहीं है। इसी बात को हाईलाइट किया है सुप्रीम कोर्ट ने भी कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ना राज्य के पास ऐसी शक्ति है। बिल्कुल ठीक बात है, राज्य के पास ऐसी शक्ति नहीं है और ना ही कोई राज्य, विशेष रूप से उत्तर प्रदेश, इस तरह की कोई कार्रवाई करता है कि मनमाने तरीके से किसी की संपत्ति छीन ले। हाँ, विधिक कानूनी प्रक्रिया पूरी करते हुए अगर कोई भवन गिराने योग्य पाया जाता है या सरकारी भूमि पर होता है तभी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन या विकास प्राधिकरण उस पर विधिक कार्रवाई प्रक्रिया पूरी करने के बाद ही उसके ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करते हैं और ये वैध है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कोई लगाम नहीं लगाई है, ना इस पर लगाम लगाई जा सकती है, क्योंकि ये कार्रवाई भी कानून के दायरे के अंदर और कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद ही की जाती है। अभी मैंने आपको बताया जो सुप्रीम कोर्ट ने विवेचना में कहा है। अब मैं आपको दिखा रहा हूं, आप अपने स्क्रीन पर देखिए कि सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस जो जारी की उसमें क्या लिखा हुआ। आप देखिए, मैं पढ़ के सुना। यदि ध्वस्तीकरण का आदेश पारित किया जाता है तो इस आदेश के विरुद्ध अपील करने के लिए समय दिया जाना चाहिए। पूर्व में इस पर डिस्कस हो गया, समय दिया जाता है और आगे भी दिया जाना चाहिए। कोई नई बात इसमें नहीं कही है। बिना कारण बताओ नोटिस के ध्वस्तीकरण कार्रवाई नहीं की जाएगी, कभी नहीं की जाती। सो कॉज नोटिस जाता है उसके बाद ही कार्रवाई की जाती है, कोई भी नया नहीं है। मालिक को पंजीकृत डाक द्वारा नोटिस भेजा जाएगा, नोटिस को संरचना के बाहर चिपकाया भी जाएगा। अभी भी किया जा रहा, उसको नोटिस भेजा जाता है। अब पंजीकृत डाक से भेजने की बात कही, पंजीकृत डाक से भी अगर अपराधी या जो दोषी व्यक्ति है वो नहीं मिलता है तो उसको उस नोटिस को पंजीकृत डाक से पहले भी भेजा जाता था, अब इसको हाईलाइट कर दिया गया है। और अगर वो नहीं मिलता है तो उसकी भवन के संरचना के बाहर उसको चस्पा भी किया जाता है। इसमें कहा गया है कि पंजीकृत डाक से भी भेजें और एक नोटिस उसके संरचना या भवन के ऊपर चस्पा भी करते हैं। दोनों काम करने के लिए कहा गया है, इसका पालन सरकार को करना चाहिए। फिर भी इसमें कोई नई बात नहीं है, सो कॉज नोटिस पहले भी दिया जाता था, अब भी दिया जाएगा, उसी प्रक्रिया का इन्होंने उल्लेख किया है। तामील होने के बाद कलेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट द्वारा सूचना भेजी जाएगी। बिल्कुल ठीक, ये थोड़ा सा प्लस कर दिया है अपनी गाइडलाइंस में सुप्रीम कोर्ट ने। अभी ये प्रक्रिया नहीं थी कि अगर कोई तामीली हो जाती है किसी नोटिस की, अवैध निर्माणकर्ता के घर पर चस्पा कर दिया जाता है या उसको रिसीव करा दिया जाए, उसके बाद उस जिले के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को या कलेक्टर को इसका संज्ञान दिया जाता हो, ऐसा नहीं था। अब इसमें जिला कलेक्टर को या जिला मजिस्ट्रेट को भी शामिल कर लिया गया है कि तामीली के बाद उस जिले के जिला मजिस्ट्रेट को या जिला कलेक्टर को भी ये सूचना दी जानी चाहिए। ये पॉइंट नया ऐड हुआ है जो अभी इसका पालन नहीं किया जाता था, ऐसा कोई प्रावधान नहीं था। इसके बाद एक चीज और सुप्रीम कोर्ट ने नया ऐड कर दिया है गाइडलाइंस में, जिसका अभी पालन नहीं हो रहा था या जिसका अभी तक कोई प्रावधान नहीं था। वो ये है कि कलेक्टर और डीएम नगर पालिका भवनों के ध्वस्तीकरण आदि के नोडल अधिकारी नियुक्त करेंगे। ये चीज नई ऐड कर दी है कि अभी तक ध्वस्तीकरण के लिए कोई नोडल अधिकारी डीएम की तरफ से नामित नहीं किया जाता था। अब ये अच्छा है उन विभागों के लिए भी जो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करते, चाहे वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हो चाहे विकास प्राधिकरण हो, कि अब उनके ध्वस्तीकरण करने वाले जो अधिकारी हैं उसके अलावा जिलाधिकारी द्वारा भी ध्वस्तीकरण के लिए एक नोडल अधिकारी नामित किया जाएगा और वो नोडल अधिकारी ये सुनिश्चित करेगा कि ध्वस्तीकरण करने वाले विभाग ने
कानूनी प्रक्रिया का पूरी तरह से पालन किया है या नहीं किया है। तो ये तो और अच्छा है उन विभागों के लिए या सरकारों के लिए कि अगर कहीं कोई चूक रह जाती है, यद्यप सरकारों द्वारा या विभागों द्वारा कानूनी प्रक्रिया का पूरी तरह पालन किया जाता है, लेकिन अगर कोई चूक रह जाती है या रहने की संभावना है तो अब जिलाधिकारी द्वारा ध्वस्तीकरण के लिए नोडल अधिकारी नामित करने के बाद उस नामित किए गए नोडल अधिकारी की जिम्मेदारी होगी कि कानूनी प्रक्रिया का पूरा पालन किया है या नहीं किया, इसकी वो जांच करे और ये सुनिश्चित करे। मतलब अगर सुनिश्चित कर लेता है तो फिर ध्वस्तीकरण रोकने के संबंध में से कोई निर्देश नहीं है। और अच्छा हो गया है विभागों के लिए, सरकार के लिए, कि अब उसमें कानूनी प्रक्रिया में कोई कमी या रहने की संभावना खत्म हो जाएगी। नोटिस में उल्लंघन की प्रकृति, निजी सुनवाई की तिथि और किसके समक्ष सुनवाई तय की गई है, निर्दिष्ट डिजिटल पोर्टल उपलब्ध कराया जाएगा जहां नोटिस और उसमें पारित आदेश का विवरण उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक है, अभी नोटिस और उनकी सारी ध्वस्तीकरण आदेश और प्रक्रिया का सारा जो विवरण है वो डिजिटल नहीं था, अब डिजिटल पोर्टल पर उपलब्ध कराया जाए, पब्लिक डोमेन में रहेगा और अच्छी बात है, ताकि सब लोग देख सकें और कानूनी प्रक्रिया समझ सकें और आम जनता भी भविष्य में अवैध निर्माण करने से इससे डरेगी। उसको डोमेन में, पब्लिक डोमेन में सब चीज उपलब्ध रहेगी। तो जो अब नया कोई अवैध निर्माण करता है या सरकारी जमीन पर कब्जा करने का जिसने मन बनाया है, वो पब्लिक डोमेन से उन चीजों को देखकर सीखेगा, समझेगा और डरेगा और आगे अवैध निर्माण या जमीन सरकारी घेरने की प्रक्रिया पर लगाम लगेगी। यह अच्छा कदम है। प्राधिकरण व्यक्तिगत सुनवाई करेगा और मिनटों का रिकॉर्ड किया जाएगा, उसके बाद अंतिम आदेश पारित किया जाएगा। इसमें यह उत्तर दिया जाना चाहिए कि क्या अनधिकृत संरचना समझौता योग्य है, और यदि केवल एक भाग समझौता योग्य नहीं पाया जाता है और यह पता लगाना है कि विध्वंस का चरम कदम ही एकमात्र जवाब क्यों है। इसमें हम लोग पहले ही चर्चा कर चुके हैं। इन्होंने कहा है कि जो प्राधिकरण है वो व्यक्तिगत सुनवाई करेगा, पर्सनल हियरिंग भी करेगा और हियरिंग के जो मिनट्स हैं वो उनको रिकॉर्ड किया जाएगा। ठीक है, और अंतिम आदेश उसके बाद पारित किया जाएगा और जो आदेश होगा उसकी कॉपी उसको तामील कराई जाएगी और भवन की संरचना के ऊपर, बिल्डिंग के ऊपर उसको चस्पा भी किया जाएगा और ये देखा जाएगा कि वास्तव में ये भवन ध्वस्त किए जाने योग्य है, कोई ऐसा रास्ता बचा तो नहीं है कि ध्वस्त किए जाने से उसको रोका जा सकता हो। अगर रोका जा सकता है तो रोक दिया जाए, अंतिम विकल्प के रूप में ही ये भवन ध्वस्त किया जाए और ध्वस्त का चरम कदम ही एकमात्र जवाब क्यों है ये उस पर नोट किया जाए। तो अभी भी हो रहा है इसका पालन कि जब ध्वस्त करने के लिए उसको नोटिस आता है, उससे जवाब मांगने का समय दिया जाता है, फिर उसको ध्वस्तीकरण आदेश होता है, फिर उसके बाद भी समय दिया जाता है। तो पूरी प्रक्रिया पहले भी की जा रही थी, अब इसमें स्पेसिफाइड कर दिया है कि उसका मिनट्स भी रिकॉर्ड किए जाएंगे और ये सुनिश्चित किया जाएगा कि वास्तव में तोड़ने के अलावा कोई विकल्प बचा नहीं है, तभी तोड़ा जा रहा है। ठीक है, आदेश डिजिटल पोर्टल पर प्रदर्शित किया जाएगा, पहले ही बात हो चुकी है। आदेश के 15 दिनों के भीतर मालिक को अनधिकृत संरचना को ध्वस्त करने या हटाने का अवसर दिया जाएगा और केवल तभी जब अपीली निकाय ने आदेश पर रोक नहीं लगाई है तो विध्वंस के चरण होंगे। इसमें कहा गया कि जब ध्वस्तीकरण आदेश हो जाएगा और उस याचिकाकर्ता को इसलिए भी समय दिया जाएगा कि आप अपने अनधिकृत निर्माण को या अनधिकृत सरकारी जमीन पर किए गए कब्जे को स्वयं हटा लें। अगर आप स्वयं नहीं हटाएंगे तो फिर विभागों के पास ये अंतिम विकल्प होगा कि उसको ध्वस्त किया ही जाएगा, तभी ध्वस्त किया जाए, ये सुनिश्चित कर लिया जाए। तो इसमें कोई बात नहीं, ये तो पहले भी सुनिश्चित किया जाता था, अब भी किया जाएगा। अगला पॉइंट है विध्वंस की कार्रवाई की वीडियोग्राफी की जाएगी, वीडियो को संरक्षित किया जाना चाहिए, उस विध्वंस रिपोर्ट नगर आयुक्त को भेजी जानी चाहिए। ठीक है, जो डिमोलेशन होगा उस डिमोलेशन की जो पूरी कार्रवाई है, एक्टिविटी, उसको वीडियो बनाया जाएगा और वीडियो जो है नगर निगम के ऑफिस में, नगर आयुक्त के पास वो सुरक्षित रहेगा। अगर नगर निगम द्वारा किया गया है और अगर विकास प्राधिकरण द्वारा किया गया तो विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष कार्यालय में वो संरक्षित रहेगी वीडियोग्राफी की क्लिप। सभी निर्देशों का पालन किया जाना चाहिए, ठीक बात है। इन निर्देशों का पालन न करने पर अवमानना और अभियोजन की कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों को मुआवजे के साथ ध्वस्त संपत्ति को अपनी लागत पर वापस करने के लिए उत्तरदायी ठहराया जाएगा। ठीक बात है, इसका पहले भी हम एक्सप्लेन कर चुके हैं कि अगर किसी अधिकारी ने उक्त नियमों का पालन नहीं किया है, कानूनी प्रक्रिया पूरे हुए बिना कोई ध्वस्तीकरण कर दिया है या ऐसे भाग को ध्वस्त कर दिया है जो ध्वस्त किए जाने योग्य नहीं था, वैध था, फिर भी कर दिया है, तो उसके लिए वो अधिकारी जिम्मेदार होगा और उसके खिलाफ अभियोजन की कार्रवाई की जा सकती है और उसकी निजी संपत्ति से उस ध्वस्त की गई जो अवैध रूप से ध्वस्त की गई है, ध्वस्त किए जाने योग्य नहीं थी, ऐसे भाग का जो हर्जा खर्चा है वो उस अधिकारी को देना पड़ेगा।
और अंत का जो निर्देश है वो ये है गाइडलाइंस में कि सभी मुख्य सचिवों को निर्देश दिए जाने चाहिए। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का जो गाइडलाइंस में अभी बिंदु थे हमने आपको एक्सप्लेन कर दिए। सुप्रीम कोर्ट के बहुत अच्छे गाइडलाइंस हैं, सभी राज्य सरकारों को, सभी विकास प्राधिकरण को, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को इसका पालन करना चाहिए। लेकिन अंत में मैं क्लोज करने से पहले आपसे ये जरूर कहना चाहूँगा कि अभी भी इन सारे नियमों का जो गाइडलाइंस है इसका पालन किया जा रहा है। सिर्फ इसमें 2 या 3 बिंदु ऐसे हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने ऐड कर दिए हैं, और ऐड करने की वजह से राज्य सरकारें या वो विभाग जो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई में लगे हुए वो और सुरक्षित हो गए। कुछ भी ऐसा नया नहीं है जिससे कि ध्वस्तीकरण की कार्रवाई रोके जाने की क्रिया हो या ध्वस्तीकरण आगे नहीं होगा ऐसा सुनिश्चित हो रहा है। ध्वस्तीकरण जैसे चल रहा था वैसे ही चलता रहेगा। अब मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से 2-3 बिंदु है जो नए हैं। पहला बिंदु ये है कि ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की वीडियोग्राफी की जाएगी और वीडियोग्राफी को संरक्षित किया जाएगा। नंबर 2 बिंदु ये है कि ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की तामीली के बाद संबंधित जिले के जिलाधिकारी को भी संज्ञान में लाया जाएगा, उसको सूचित किया जाएगा। और अगली बात है संबंधित जिले के जिलाधिकारी को ध्वस्तीकरण के लिए एक नोडल अधिकारी नामित करना पड़ेगा, और वो नोडल अधिकारी ये सुनिश्चित करेगा कि ध्वस्तीकरण की पूरी कार्रवाई और प्रक्रिया और उसकी वीडियोग्राफी जो नियम स्थापित है, जो कानून स्थापित है, कानूनी प्रक्रिया का पूरा पालन करते हुए की जा रही है या नहीं की जा रही है। और अगला बिंदु जो नया ऐड है वो ये है कि अगर कोई भाग ऐसा है जो ध्वस्तीकरण किए जाने योग्य नहीं था फिर भी ध्वस्त कर दिया गया है, तो जो अधिकारी ध्वस्तीकरण के लिए कार्रवाई जिन्होंने अग्रसारित की है या स्वीकृत की है या ध्वस्तीकरण के आदेश पारित किए, उस अधिकारी की विरुद्ध, उस अधिकारी के विरुद्ध अभियोजन किया जा सकता है। और ऐसे भाग जो ध्वस्तीकरण योग्य नहीं था उसको ध्वस्त कर दिया गया है या बुलडोजर एक्शन उस पर कर दिया गया है, उस भाग पर हुए खर्चे को उस अधिकारी द्वारा वहन किया जाएगा और उस पर यह मुआवजा के रूप में वसूली की जा सकती है। तो दोस्तों, इससे सिद्ध यह हुआ कि अभी जैसे ध्वस्तीकरण की कार्रवाई चल रही थी विशेष रूप से उत्तर प्रदेश में, वैसे ही चलती रहेगी, क्योंकि कानूनी प्रक्रिया का पूरा पालन हो रहा है। मतलब क्या है कि उत्तर प्रदेश में बाबा का बुलडोजर नहीं रुकेगा और अभी भी कानूनी प्रक्रिया पूरी तरह से पालन करने के बाद ही ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है और आगे भी की जाती रहेगी। तो मैं अपने दर्शकों से बताना चाह रहा हूं कि विकास प्राधिकरण की सीमा के अंतर्गत आपसे अनुरोध है कि केवल स्वीकृत मानचित्र के अनुसार ही, भू उपयोग के अनुसार ही जितना FAR पास है, जितना ग्राउंड कवरेज पास है, उतना ही निर्माण करें। अगर अतिरिक्त निर्माण करना भी चाहते हैं तो केवल समन सीमा तक, ध्वस्तीकरण की सीमा वहां न प्रयोग हो, केवल समनीय सीमा तक जो 10% ग्राउंड कवरेज या 10% टोटल FAR के बराबर ही समन किया जा सकता है स्वीकृत के अतिरिक्त, तो समनीय सीमा तक ही निर्माण करें। भू उपयोग के नियमों का पूरी तरह पालन करें। ऐसा न करें कि आवासीय नक्शा पास करा के कॉमर्शियल बना लिया है, इंडस्ट्रियल बना लिया, कुछ और बना लिया, तो आपका भवन ध्वस्तीकरण के दायरे में आएगा और कानूनी प्रक्रिया करके उसको तोड़ा जा सकता है। या कोई भी सरकारी जमीन आप कब्जा न करें और उस पर कोई कब्जा करके निर्माण न करें, अन्यथा आपकी उस सरकारी जमीन खाली करा ली जाएगी और उस निर्माण को ध्वस्त कर दिया जाएगा। आप कोई अपराध करते हैं, किसी और अपराध में लिप्त हैं, तो उस अपराध की वजह से आपके किसी वैध मकान को ध्वस्त नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी गाइडलाइंस जारी की है और ये पहले भी नहीं किया जा रहा था। अभी भी जो प्रक्रिया चल रही थी उत्तर प्रदेश में और सभी राज्यों में, एक आध मामले ऐसे हो सकते हैं जिसमें राज्य सरकार की लापरवाही रही हो, किसी अन्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में तो ऐसा कोई मामला नहीं है जहां पर कि अपराधी के अपराध की वजह से कोई मामला ध्वस्त करने योग्य माना गया हो और कर दिया गया हो, लापरवाही रही हो, ऐसा हो सकता है। लेकिन अभी भी प्रक्रिया का पूरी तरह पालन किया जा रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट के इस गाइडलाइंस में नया कुछ नहीं है, जो ऐसा नया कुछ भी नहीं है जिसकी वजह से कोई बुलडोजर एक्शन रुकने वाला हो या अब बाबा का बुलडोजर रुक जाएगा, ऐसा मानने वालों के लिए ये सूचना है कि अब बाबा का बुलडोजर जैसे चल रहा था वैसे ही चलता रहेगा। आपसे विनम्र अनुरोध है कोई भी अवैध निर्माण ना करें या सरकारी भूमि पर कब्जा ना करें। इस सूचना के साथ ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगले वीडियो में किसी महत्वपूर्ण बिंदु पर फिर आपसे चर्चा करेंगे। नमस्कार।